4 दिसंबर 1971। आसमान में एक रोशनी चमकी, बस एक पल, और उसके बाद जो धमाका हुआ, वो धमाका पाकिस्तान नेवी ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक के बाद एक आग की लकीरें आसमान में खिंचती गईं और कराची की बंदरगाह, जो पाकिस्तान की शान थी, उसकी ताकत थी, उसका अभिमान थी, धड़कने लगी। आग इतनी भयानक थी, इतनी विशाल कि वो अगले 7 दिनों तक जलती रही। 7 दिन। और ये सब किया था भारत की सिर्फ 3 छोटी बोट्स ने। 3 बोट्स जो रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए, बिना किसी बड़े जहाज के सहारे सीधे दुश्मन के घर में घुसी और उसे ऐसा जख्म दिया जो पाकिस्तान आज तक नहीं भूला। ये कहानी है ऑपरेशन ट्राइडेंट की, भारतीय नेवी के उस ऑपरेशन की जिसने एक ही रात में पाकिस्तान नेवी की कमर तोड़ दी, जिसने भारत को अरब सागर का बेताज बादशाह बना दिया और जिसकी याद में आज भी हर साल 4 दिसंबर को भारत नेवी डे मनाता है। लेकिन इस ऑपरेशन की असली कहानी वो नहीं है जो किताबों में लिखी है। असली कहानी है उन जवानों की जो जानते थे कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। असली कहानी है उन ऑफिसर्स की जिन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर लोगों ने कहा था, ये नामुमकिन है। असली कहानी है उस एक रात की जब भारत में पाकिस्तान को सिखाया कि समंदर भी हमारा है। आज हम वो पूरी कहानी बताएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। पहला अध्याय, वो दौर जब दुनिया बदल रही थी। 1971। भारत उस वक्त सिर्फ 24 साल का था। आजादी मिले अभी 2 दशक भी पूरे नहीं हुए थे। देश अभी भी अपनी पहचान बना रहा था, अपनी फौज बना रहा था, अपना भविष्य बना रहा था। लेकिन पड़ोस में, पाकिस्तान में एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो जल्द ही पूरे उपमहाद्वीप को हिला देने वाला था। पाकिस्तान उन दिनों 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान, जहां इस्लामाबाद था, रावलपिंडी था, लाहौर था, और पूर्वी पाकिस्तान, जो भारत के पूर्व में था, जहां ढाका था, जहां बंगला भाषा बोलने वाले करोड़ों लोग रहते थे। इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, ये दूरी थी भाषा की, संस्कृति की, सोच की, और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल अधिकारों की। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर राज करता था। वहां के लोगों को उनके ही देश में 2ym दर्जे का नागरिक समझा जाता था। उनकी भाषा बंगला को सम्मान नहीं दिया जाता था। उनके नेताओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे। और यही घुटन, यही दर्द 1971 में ज्वालामुखी बन गया। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बनी। लोकतंत्र के नियम के हिसाब से मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने और जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं होगा। और फिर जनरल यहिया खान ने वो फैसला किया जो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा पाप बन गया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर फौज भेज दी। दूसरा अध्याय, ऑपरेशन सर्चलाइट, वो रात जिसने सब बदल दिया। 25 मार्च 1971 रात के करीब 1 बजे ढाका में, जब सारा शहर सो रहा था, पाकिस्तानी फौज ने अपना सबसे काला अध्याय लिखना शुरू किया। ऑपरेशन सर्चलाइट। यह कोई मिलिट्री कैंपिंग नहीं था, यह नरसंहार था। पाकिस्तानी फौज ढाका की सड़कों पर उतर आई। टैंक्स चले, गोलियां चली, घर जलाए गए, लोगों को उठाया गया और फिर कभी वापस नहीं लाया गया। ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, स्टूडेंट्स मारे गए, प्रोफेसर्स मारे गए, बुद्धिजीवी मारे गए। पाकिस्तानी फौज का मकसद साफ था, पूर्वी पाकिस्तान की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना। लेकिन आवाजें दबाई नहीं जाती, वो और ऊंची होती हैं। पूरे पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह भड़क उठा। मुक्ति वाहिनी, आजादी के लड़ाकों का संगठन जन्म लिया। लाखों लोगों ने हथियार उठा लिए और जो लोग लड़ नहीं सकते थे वो भागने लगे भारत की तरफ। लाखों नहीं, करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं भारत की सीमाओं में दाखिल होने लगे। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, हर तरफ रेफ्यूजी कैंप्स बन गए।
ये भारत के लिए सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, ये एक आर्थिक बोझ था, एक पॉलिटिकल चैलेंज था और एक ऐसी स्थिति थी जिसे भारत ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, पूरी तस्वीर देख रही थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये भारत के भविष्य का मामला है। अगर पाकिस्तान टूटता है तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक फायदा होगा। अगर पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बनता है तो पाकिस्तान की ताकत आधी हो जाएगी। लेकिन सीधा दखल देना अभी बहुत जल्दी था। दुनिया का माहौल देखना जरूरी था। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के साथ थे, वो भारत पर दबाव डाल रहे थे। चीन भी पाकिस्तान के साथ था, लेकिन सोवियत यूनियन भारत के साथ था। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत यूनियन के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि हुई। ये एक मैसेज था दुनिया को, अमेरिका को, पाकिस्तान को, कि अगर कोई भारत से पंगा लेगा तो उसे सोवियत यूनियन से भी निपटना होगा। इंदिरा गांधी ने समय का इंतजार किया। वो जानती थी वक्त उनके साथ है। तीसरा अध्याय, भारतीय नेवी और नई ताकत। जब जमीन पर यह पॉलिटिकल गेम चल रहा था, समंदर में एक और गेम की तैयारी हो रही थी, भारतीय नेवी। 1971 में भारतीय नेवी उतनी बड़ी नहीं थी। उसके पास ब्रिटिश जमाने के पुराने जहाज थे, बजट कम था, रिसोर्सेज कम थे। लेकिन एक नई ताकत आई थी सोवियत यूनियन से, विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स। ये छोटी बोट्स थीं, बहुत छोटी, किसी बड़े वॉरशिप के सामने तो वो खिलौने लगती थीं, लेकिन इनके पास था स्टिक्स मिसाइल, P-15 टर्मिट, सोवियत यूनियन की सबसे घातक एंटी शिप मिसाइल। 50 किलोमीटर की रेंज, और एक बार निशाना लगा तो बड़े से बड़ा जहाज भी नहीं बचता। यह मिसाइल पहली बार 1967 के अरब इजराइल वॉर में इस्तेमाल हुई थी। मिस्र ने इजराइल के एक डिस्ट्रॉयर को इससे डुबोया था। पूरी दुनिया की नेवीज हिल गई थी। भारत ने इस मिसाइल की ताकत को पहचाना। रियर एडमिरल CN कोहली, जो उस वक्त वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ थे, उन्होंने इन मिसाइल बोट्स की एक खास यूनिट बनाई, 25th मिसाइल बोट स्क्वाड्रन। 3 मिसाइल बोट्स, INS निपट, INS निर्घात, INS वीर। इन तीनों पर तैनात थे भारतीय नेवी के सबसे होनहार, सबसे साहसी ऑफिसर्स। कमांडर BB यादव, INS निपट के कमांडर, कमांडर IJ शर्मा, INS निर्घात के कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर VK जैन, INS वीर के कमांडर। इन तीनों ने अपनी अपनी बोट को घर की तरह जाना। हर बटन, हर लेवर, हर सिस्टम, सब। वो जानते थे कि जब वक्त आएगा तो 1 सेकंड की देरी भी जान ले सकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो वक्त कब आएगा। चौथा अध्याय, 3 दिसंबर, वो रात जब सब बदल गया। 3 दिसंबर शाम के वक्त पाकिस्तान ने वो कदम उठाया जिसका इंदिरा गांधी को इंतजार था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के एयर बेसिस पर हमला किया। अमृतसर, अंबाला, आगरा, जोधपुर, श्रीनगर, कई जगहों पर बॉम्ब्स गिराए गए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब भारत के पास युद्ध का पूरा अधिकार था। उसी रात इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, कोई कंपन नहीं था, बस एक दृढ़ निश्चय था। पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा है, हम इसका जवाब देंगे। और भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायु सेना, नेवी, युद्ध में उतर गए। लेकिन नेवी के लिए यह सिर्फ युद्ध में उतरना नहीं था, ये उस प्लान को अंजाम देने का मौका था जिसकी तैयारी महीनों से हो रही थी। कराची पर हमला। उसी रात वाइस एडमिरल CN कोहली ने ऑर्डर दिया, 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन, तैयार हो जाओ। मुंबई से करीब 300 किलोमीटर दूर ओखा पोर्ट पर तीनों मिसाइल बोट्स तैयार खड़ी थीं। कमांडर BB यादव ने अपनी टीम को बुलाया। उन्होंने सबकी आंखों में देखा, आज हम वो करने जा रहे हैं जो इस देश की नेवी ने आजादी के बाद कभी नहीं किया। हम दुश्मन की बंदरगाह पर हमला करने जा रहे हैं। ये खतरनाक है, ये मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और अगर हम सफल हुए तो इतिहास हमें याद रखेगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ने बस सिर हिलाया। 5वां अध्याय, वो सवाल जो सबके दिल में था। लेकिन कराची पर हमला इतना आसान नहीं था। जरा सोचो, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसकी सबसे बड़ी बंदरगाह, और वहां पाकिस्तानी नेवी का पूरा बल तैनात, हजारों सेलर्स, दर्जनों वॉरशिप्स।
और ऊपर से पाकिस्तानी एयरफोर्स का कवर भी। ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, ये पाकिस्तान का दिल था और भारत की 3 छोटी नावों को सीधे उसी दिल पर वार करना था। मुंबई से कराची तक का फासला था करीब 500 किलोमीटर। अरब सागर में, खुले समंदर में, जहां दुश्मन का राडार था, जहां दुश्मन के जहाज थे, जहां दुश्मन के हवाई जहाज थे, हर तरफ से दुश्मन। और ये 3 छोटी बोट्स जो सिर्फ 45 मीटर लंबी थी, उन्हें वहां तक पहुंचना था, हमला करना था और वापस आना था, बिना पकड़े, बिना डूबे, बिना मारे। ये प्लान सुनकर कई सीनियर ऑफिसर्स ने सीधा मना कर दिया था। ये नहीं होगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है, इतनी छोटी बोट्स इतने बड़े मिशन पर। लेकिन कमांडर यादव और उनकी टीम जानती थी कि इस प्लान में एक ऐसी चीज है जो किसी भी हथियार से बड़ी होती है, एक ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट कोई रडार काम नहीं करता, कोई मिसाइल काम नहीं करती, कोई गार्ड काम नहीं करता। वो चीज थी सरप्राइज। पाकिस्तान को यकीन ही नहीं होगा कि भारत इतनी छोटी बोट से इतना बड़ा हमला कर सकता है। उनका पूरा ध्यान बड़े वॉरशिप्स पर होगा, उनके राडार्स बड़े टारगेट्स ढूंढते रहेंगे और ये 3 छोटी नावें रात के अंधेरों में उनकी आंखों के सामने से निकल जाएंगी और रात का अंधेरा वो सबसे बड़ा साथी होगा। प्लान ये था, तीनों मिसाइल बोट्स 2 टैंकर शिप्स के साथ निकलेंगी। टैंकर शिप्स फ्यूल लेकर चलेंगी ताकि रास्ते में मिसाइल बोट्स को फ्यूल मिल सके। जब कराची पास आएगा, टैंकर्स पीछे रुक जाएंगी, मिसाइल बोट्स अकेले आगे जाएंगी। राडार बंद, रेडियो साइलेंस, पूरी खामोशी, सिर्फ समंदर की आवाज और 3 बोट्स जो अपने किस्मत खुद लिखने जा रही थी। ये था वो प्लान जिसे लोगों ने नामुमकिन कहा था और यही प्लान अगले कुछ घंटों में हिस्ट्री बदलने वाला था। लेकिन यहां रुकने से पहले एक सवाल, क्या तुम्हें पता है इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ा हीरो कौन था? कमांडर यादव, कमांडर शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर जैन? नहीं, सबसे बड़ा हीरो था वो जवान जो रात भर अपनी पोस्ट पर खड़ा रहा, बिना किसी को बताए, बिना किसी सहारे के, सिर्फ एक विश्वास लेकर कि वो जो कर रहा है वो सही है। ऐसे ही जवानों की कहानियां हम यहाँ लाते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसी रियल, अनटोल्ड और पावरफुल स्टोरी सुननी है जो तुम्हें रोने पर भी मजबूर कर दें और गर्व से सीना भी चौड़ा कर दें, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी बड़ा है, इससे भी खतरनाक है और इससे भी कम लोग जानते हैं। जय हिंद।